मेरा ओवरऑल थर्ड अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मेरा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मैंने इंटरव्यू तक दिया था सिविल सर्विसेज के लिए, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। सुबह में थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन था कि शायद आज रिजल्ट आने वाला है। मैंने चेक किया रिजल्ट खाते खाते हाँ खाते खाते मैंने एक्चुअली देखा। तब मैंने देखा कि अच्छा सच में है। फिर मैंने 4-5 डिफरेंट जगहों पर देखा। यूपीएससी का वेबसाइट जब खुला, शुरू में नहीं लोड हो रहा था, वहाँ से भी डाउनलोड करके देखा। तब मुझे लगा कि हाँ ठीक है, हर जगह पे मेरा ही नाम ऊपर है तो मेरा ही टॉपर। पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? फर्स्ट रिएक्शन जब मालूम चला कि बेटी टॉपर बन गई है। अनिका, आपने घर से ही पूरी पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी, किताबों की मदद ली या फिर कहीं और ऑनलाइन आपने मटेरियल्स तलाशे? सोशल मीडिया को कितना क्रेडिट देंगे अपनी सफलता में, साथ रहने और दूर करने दोनों को ही मिलाकर? जब कभी सफलता की कहानी लिखी जाती है तो इसके पीछे होती है कई असफल कहानी, कई असफल मेहनत, और उसके बाद जब सफलता का रंग दिखता है तो फिर जो खुशी होती है चेहरे पर वो अलग होती है। ऐसी ही एक कहानी हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। रांची की बेटी है कनिका अनब, आपका सबसे पहले तो स्वागत है प्रभात खबर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैंने कई असफल मेहनत इसलिए भी कहा क्योंकि आपकी कहानी भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई है। कनिका अनब, इन दोनों काफ़ी नाम आप सुन रहे होंगे। रांची की बेटी जिन्होंने रांची का ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड का नाम आगे बढ़ाया है। आईएफएस सेवा में पहला स्थान हासिल किया, इतनी कठिन परीक्षा, और इसके साथ ही जब आपने परचम लहरा दिया तो झारखंड का भी सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो चुका है। और हर कोई बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि रांची की ही बेटी है, जेवीएम शामली की ही स्टूडेंट है और यही इसी बस्ती से रहती है, इसी सोसाइटी की बेटी है जिन्होंने सफलता का ये परचम लहराया है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कनिका। थैंक यू वेरी मच। कनिका, जैसे मैंने शुरुआत ही कहा कि हर सफल कहानी के पीछे कई असफल मेहनत होता है, कई प्रयास होता है, उसके बाद सफलता जो है वो झलकती है, वो चेहरे पर आपके झलक रही है। तो आपने कैसे ये सफलता हासिल की? इसके पीछे की कई असफल कहानियों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरी कहानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 2021 में शुरू हुई। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्राई करना चाहती हूँ यूपीएससी के एग्ज़ाम्स देकर एक बार। तो 2021 से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया। ये मेरा ओवरऑल थर्ड अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मेरा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मैंने इंटरव्यू तक दिया था सिविल सर्विसेज के लिए, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और आईएफओएस का तो कट ऑफ ही थोड़ा ऊपर जाता है प्रीलिम्स में ही, तो मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में दोनों का ही प्रीलिम्स नहीं निकला, वो रिज़ल्ट के बस 5 दिन के बाद था, तो मैं नहीं क्लियर कर पाई थी प्रीलिम्स। और फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैंने फिर से सिविल सर्विसेज का भी इंटरव्यू दिया और इस बार फॉरेस्ट का भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस हुआ, तो इंटरव्यू दिया। बट सिविल सर्विसेज में अगेन फाइनलिस्ट में नाम नहीं आया और फॉरेस्ट में बाय गॉड्स ग्रेस नाम आ गया। सो एक तरीके से 3 बार फेलियर्स देखे के बाद मैंने। ये सक्सेस मिली आपको। दूसरी बार जब आपने बताया जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया, ट्राई किया, लेकिन प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया, तो ये तीसरी बार आप कितनी श्योर थी? क्योंकि एक बार वो डर तो बैठा रहता है कि कहीं वो पहले वाला ना हाल हो। आई थिंक एक तो यूपीएससी का एग्ज़ाम ओवरऑल और प्रीलिम्स को लेकर खास करके जो सीनियर लोग होते हैं, जो लोग का 4th-5th अटेम्प्ट होता है, वो भी डरते हैं बिकॉज इतना अनसर्टन होता है, कुछ कह नहीं सकते हैं क्या होता है। तो ऑफकोर्स एक डर था, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि वो वाले अटेम्प्ट में क्योंकि प्रीलिम्स में ही नहीं निकला था, तो मेरे पास 1 साल मुझे मिला था प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए। हाँ, तो इस बार मेरी समझ में जितना मुझे लगा था कि मैं प्रीलिम्स के लिए कर सकती हूँ, मैंने वो सारा कुछ किया था। और मैंने सोचा ही था कि मैं फॉरेस्ट का भी कट ऑफ मुझे क्लियर करना है इस बार, तो मैंने उसी हिसाब से तैयारी की थी, जितना भी मुझे लगा कि कर सकती हूँ मैंने वैसे ही किया था। तो फिर डर तो ऑफकोर्स लगता है। और 2023 का पेपर भी अगर आप देखें प्रीलिम्स का, तो बहुत ही टफ आया था, बहुत अजीब तरह का पैटर्न था उसका, तो वो एक डिफ़िकल्टी थी उसमें। वो डर था मन में बैठा हुआ कि कहीं अगर इस बार भी रहे तो फिर मेहनत ज़ाया चली जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही यूपीएससी का भी रिजल्ट आया, उस समय भी निराशा हाथ लगी, उस समय भी लगा कि इतने नज़दीक आकर भी ये नहीं हो पाया। 1 महीने पहले की बात है, वही कैसे टाइम चेंज होता है, वही बात है। 22 अप्रैल को उसका रिज़ल्ट आया था
और उस दिन ऑफ कोर्स ये तीसरा अटेम्प्ट भी था, तो एक वो प्रेशर भी आने लगता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो फिर भी एटलीस्ट एक प्रेशर नहीं था कि पहला ट्राई है। बिल्कुल, बट अब तो प्रेशर आने लगता है, तो फिर उसमें नहीं हुआ। और इस बार मेहनत भी ऑफ कोर्स ज़्यादा हुई थी पिछले बार से, तो बट लिस्ट में नाम ही कम्प्लीटली नहीं आना, तो वो डिसअपॉइंटिंग था काफ़ी। बट क्या कर सकते हैं, फिर लगा कि ये एग्ज़ाम ही ऐसा है, एक बार फिर से ट्राई कर लेंगे। तो वो टॉपर्स को भी मैंने देखा कि उनको भी देखकर काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि उनको भी जो इस बार की CSE की रैंक 1 है, उनका भी 5th अटेम्प्ट था। उन्होंने 3 बार प्रीलिम्स के स्टेज पर फेलियर देखा, एक बार उन्होंने भी इंटरव्यू स्टेज तक गई, फिर फेलियर देखा। तो इससे एक थोड़ा वो लगता है कि ये जर्नी ऐसी है कि बहुत कुछ सीखना पड़ता है अलग अलग स्टेजेस पे, तो शायद इसलिए वो लंबी हो जाती है। तो उससे भी थोड़ा एक उम्मीद होता है। तो फिर मैं वापस से फिर तैयारी में लग गई थी, मुझे लगा कि फिर से देना ही है। तो मतलब आपने तय कर लिया था कि अगर अभी ये IFS भी नहीं निकला तो फिर अगले बार फिर UPSC और दोनों के लिए आपको प्रिपेयर बिल्कुल मैं प्रिपेयर ही कर रही थी। मुझे लग रहा था कि हाँ एग्ज़ाम वैसे भी पास है, तो मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो आपने जैसे बताया कि UPSC वाला भी आपने 1 महीने पहले ही देखा था, लिस्ट में नाम नहीं आया, तो आपने जो मेहनत वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में की थी, क्या उम्मीद थी कि इंटरव्यू वगैरह ये सारे से क्या कुछ निकल कर आने वाला, कुछ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने रिजल्ट देखा था, या फिर तय था दिमाग में कि अगली बार फिर से तैयारी कर लेंगे? एक्चुअली मैंने रिज़ल्ट खुद देखा ही नहीं। मैं हमें सुबह में थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन था कि शायद आज रिज़ल्ट आने वाला है, बट करते करते वो आई थिंक 7 बजे से ऊपर हो गया था। तो वो उस टाइम तक नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद हो जाते हैं, तो हमें लगा अब आज तो नहीं आने वाला है। बट फिर मैं डिनर खा रही थी एक्चुअली, मुझे लगा कि डिनर करके फिर वापस पढ़ने जाना है। तो उसी टाइम पर फिर मेरे एक फ्रेंड का जिसने भी एग्ज़ाम दिया उसका भी क्लियर हुआ, तो उसका कॉल आया और उसने बोला कि रिज़ल्ट देखो तुमने टॉप किया है। तो मुझे लगा कि मजाक कर रहा है क्योंकि रिज़ल्ट तो अभी आना ही नहीं है। बिल्कुल, तो और मुझे लगा कि ऐसे ही ये टाइम पास के लिए इसने बोल दिया ऐसा। तो बोले कि इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बोला कि तुम रिज़ल्ट देखो फिर से। तो फिर मैंने चेक किया रिज़ल्ट खाते 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 मैंने एक्चुअली देखा। तब मैंने देखा कि अच्छा सच में है। फिर मैंने 4-5 डिफरेंट जगहों पर देखा। UPSC का वेबसाइट जब खुला, शुरू में नहीं लोड हो रहा था, वहाँ से भी डाउनलोड करके देखा। तब मुझे लगा कि हाँ ठीक है, हर जगह पे मेरा ही नाम ऊपर है, तो मेरा ही ऊपर। तो मतलब जो मजाक लगा था वो थैंकफुली सच हो गया। बिल्कुल। तो लेकिन मेरे सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। आपने जो मेहनत की थी, लगा था कि टॉपर लिस्ट में आपका नाम पहले होगा कि क्वालिफाई कर जाना है? देखिए एक तो UPSC का एग्ज़ाम बहुत अनसर्टेन होता है। किसी एक पेपर में नंबर कम आ गए, हमें समझ नहीं आता कि नंबर कम क्यों आए। कभी इंटरव्यू में नंबर थोड़े अनएक्सपेक्टेडली कम हो जाते हैं, तो हमें ठीक से नहीं समझ आता है। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, बट मुझे वहाँ के मेरे मार्क्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे मेरे लिए। तो एक वो रहता है कि क्या पता, जब बुरा ही किस्मत चल रहा है तो बुरा ही क्या पता, जैसा पिछले बार हुआ वैसे। बिल्कुल। तो वो फेलियर्स का बर्डन तो आपके दिमाग पे कहीं ना कहीं आता ही है कि क्या पता वही चीज़ कंटिन्यू कर रही हो। लेकिन फेलियर ने आपको सक्सेसफुल बनाने में कितनी मेहनत की? आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज सारे फेलियर से आप कुछ सीखते हैं। जब फर्स्ट टाइम भी मेरा नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम तो आप थोड़े नाइव होते हैं प्रोसेस में, आपको लगता है कि हाँ इंटरव्यू तक पहुंच गई तो सिलेक्शन भी हो ही जाएगा, बट वहाँ पे नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मतलब नहीं हुआ तो इट मेक सेंस, बिकॉज काफ़ी कुछ कमियाँ थी मेरे प्रिपरेशन में भी और बहुत कुछ कर सकती थी मैं। तो फिर वो था। फिर दूसरा प्रीलिम्स तो 5 दिन के बाद था, वो तो मैं क्या ही बोलती है, मुझे वो मैं समझी नहीं उसको। उसके बाद जब थर्ड बार दिया तो फिर वो सब जो कमियां थी उन पर काम करके देने की कोशिश की, बट फिर भी कुछ और प्रॉब्लम रह गया। तो बट ठीक है, आई होप इस वाले से भी कुछ सीखने को मिला आई थिंक। और अब जब सफलता मिल चुकी है तो फिर हाँ, तो अभी मुझे लग रहा है कि चलिए ठीक है सर। जब कोई एस्पिरेंट रहता है तो घर वालों की भी भूमिका जो रहती है, रोल रहता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस तरह से सपोर्ट करना है, प्रेशर ना डालना, ये तमाम चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। आपके घर से आपको कैसा सपोर्ट मिला कनिका इस दौरान?
मेरे घर से बिल्कुल अनकंडीशनल सपोर्ट था। मेरे पर एज़ सच कोई प्रेशर नहीं था कि निकालना ही है। मतलब एक ऑफ कोर्स रहता है कि ये हाँ, हो जाए तो मेहनत अच्छी कर बात रहे है। हो तो होना ही चाहिए। अगर सही हुँ। तरीके से मेहनत करो तो होना चाहिए। बट एक नेगेटिव तरीके से अगर वो प्रेशर की बात करें तो वैसा कोई प्रेशर नहीं था, काफ़ी सपोर्ट था। मैं घर पे ही सारे टाइम ऑलमोस्ट घर पे ही रह के मैंने प्रिपरेशन किया। तो मम्मी-पापा रहते थे, तो उनसे काफ़ी इमोशनल सपोर्ट भी मिला और एक लोनलीनेस भी नहीं रहती, वरना इस जर्नी में हम लोग काफ़ी लोनली हो जाते हैं, काफ़ी लंबी जर्नी भी होती है। तो वो सारा कुछ अवॉइड हो गया घर पे रहने से। और हमेशा ये था कि जब फेल भी होती थी तो था कि नहीं ठीक है, कर लोगी, अगली बार हो जाएगा, वैसा वो रहेगा। और घर पे सारा कुछ देख-रेख, खाना-पीना, वो सारा कुछ का ध्यान रखना, तो वो सारा कुछ आई थिंक पेरेंट्स ने। पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था, फर्स्ट रिएक्शन जब मालूम चला कि बेटी टॉपर बन गई है? आई थिंक दोनों ही बहुत खुश थे। ऑफ कोर्स उन लोगों का भी, बिकॉज़ उन लोगों ने भी वो फेलियर्स देखे, तो वो लोग का भी सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आपकी तो जो आ ही जर्नी जर्नी गया था। रही थी वो उनकी भी जर्नी रही। एब्सोल्युटली। हुँ। तो उनमें भी एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हो गया था कि पता नहीं कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन इस बार ऑफ कोर्स रिजल्ट आया तो दे वर वेरी हैप्पी एंड उन्हें लगा कि जो भी ये मेहनत करती थी, जो हमें दिखता था कि मेहनत कर रही है, पढ़ रही है, तो फाइनली एटलीस्ट कुछ उसका टैंजिबल रिजल्ट देखने को मिला। तो ये मतलब जब अंत भला तो फिर सब भला कहा जा बिल्कुल। सकता है। अनिका, आपने घर से ही पूरी पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी किताबों की मदद ली या फिर कहीं और ऑनलाइन आपने मटेरियल्स तलाशे? हाँ, मैंने पढ़ाई घर से की है ज़्यादातर। मैं शुरू में, मैंने जब 2021 में तैयारी शुरू की थी तो मैं अराउंड 5-6 मंथ्स के लिए दिल्ली में थी, मैं लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ती थी। बट उसके बाद 2022 जनवरी ऑनवर्ड्स मैं घर पे ही हूँ। और मैं जब जब इंटरव्यूज़ का टाइम आता था तो मैं मॉक इंटरव्यूज़ के लिए दिल्ली जाती थी, क्योंकि वो वहीं पर कंडक्ट होते हैं बस। बट अदरवाइज़ मेरी पढ़ाई घर से ही थी। मैंने ऑफ कोर्स जो बुक्स रहते हैं हार्ड कॉपी, उनसे भी पढ़ा है। बट आजकल का समय ऐसा है कि काफ़ी कुछ डिजिटली अवेलेबल है। बी इट यूट्यूब या टेलीग्राम पे इतने सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे टॉपर नोट्स, रिसोर्सेज, वो सारा कुछ मिलता है उस पर। तो वो सब कुछ का भी मैंने फ़ायदा लिया, बिकॉज़ आजकल के टाइम पे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अगर मैं खुद पढ़ने बैठूँ तो शायद मुझे 5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन उस चीज़ को किसी ने सिम्प्लीफाई करके शायद 2 घंटे में पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। तो फिर व्हाई वेस्ट टाइम अननेसेसरीली, और कॉन्सेप्ट भी बेटर हो जाता है। तो मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज़ तो बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किए हैं। यूट्यूब पे अलग-अलग कोचिंग चैनल्स हैं, कुछ टॉपर्स के नोट्स वगैरह जो भी हैं, तो मैंने बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया अपने प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए। और सोशल मीडिया को कितना क्रेडिट देंगे अपनी सफलता में, साथ रहने और दूर करने दोनों को ही मिलाकर? देखिए, सोशल मीडिया अगर आप देखें तो टेलीग्राम इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत सारे टॉपर्स के चैनल्स भी हैं, उनके नोट्स वगैरह शेयर होते हैं वहाँ पर। एक एस्पिरेंट की कम्युनिटी भी बन जाती है, तो वहाँ पर किसी को कुछ डाउट पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, तो वो हो जाता है इन अ लॉट ऑफ केसेस। फिर काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के चैनल्स हैं, वो लोग कुछ यूज़फुल मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं कई बार। तो टेलीग्राम इज़ वन प्लेटफॉर्म जो मैंने काफ़ी यूज़ किया। ऑफ कोर्स यूट्यूब के भी वीडियोज़ वगैरह को काफ़ी यूज़ किया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने और कुछ यूज़ नहीं किया। इंस्टाग्राम पे मैं थी, बट मैं एग्ज़ाम के टाइम पे उसको काफ़ी डीएक्टिवेट कर लेती थी 6-7 महीने तक। फिर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मैं भी 3-4 दिन थोड़ा चला लिया। तो ये मैं करती थी। और ट्विटर वगैरह से अपना? ट्विटर मैंने बहुत बाद में, आई थिंक जब इंटरव्यू के लिए जब क्वालिफ़ाई हो गई थी, तब मैंने थोड़ा देखना शुरू किया था कि जस्ट एक जनरल अवेयरनेस और छोटा-छोटा कुछ टिडबिट्स पता चलता रहता है उससे। क्या चल रहा है देश दुनिया में। बस, तो उस टाइम पर मैंने डाला था। अब काफ़ी लोग आपको देख भी रहे हैं, कई आपने इंटरव्यूज़ दिए, कई आपके आर्टिकल्स छपे, आपने बताया कि किस तरह से जो फेलियर था उससे आपने सक्सेस प्राप्त किया, पेरेंट्स सिलेक्शन सारा कुछ हो गया। लेकिन कई स्टूडेंट, जैसे आपने कहा कि जो सक्सेसफुल रहते हैं उनकी ही फेलियर स्टोरी से बाकी फेलियर्स सीखते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या सीख देना चाहेंगी जो आगे लगातार प्रयास कर रहे हैं, 3 अटेम्प्ट्स, 4 अटेम्प्ट्स, 5 अटेम्प्ट्स, फिर भी उनका नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए क्या आप टिप्स देंगी? आप क्या कहना चाहती हैं उन्हें? देखिए, फेलियर इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। और
अभी आई नो कि अभी ये रिज़ल्ट अच्छा हो गया तो इट्स ईज़ी फॉर मी टू से ऑल दीज थिंग्स, लेकिन ये बात सच है कि ये होना ही है, किसी भी जर्नी का इनएविटेबल पार्ट है ये कि फेल होंगे, आप कोई किसी चीज़ में ट्राई कर रहे हैं। मेरे लिए भी इनिशियली वो सेटबैक मुश्किल था बिकॉज इससे पहले ऐसा कोई एक्सपीरियंस था नहीं, एग्ज़ाम देती थी तो क्लियर हो जाता था, बट इस बार वैसा एक्सपीरियंस इस एग्ज़ाम में देखना पड़ा। बट फेलियर से इसलिए इस जर्नी में घबराना नहीं है। द बेस्ट, द टॉपर्स दैट वी सी, वो सभी ने फेलियर्स देखा है, बट इसमें डील करने का तरीका यही है कि आपको जब फेलियर देखना पड़ता है तो आप उस चीज़ को एनालाइज करिए कि क्यों हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग। अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग जब और वो बिना किसी बायस के कि लेट्स से सारा लक फैक्टर हटा दें तो अपने तरफ से क्या कुछ और कर सकते थे, वो टॉपर क्या कर रहा था जो कि मैंने नहीं किया था, वो एक बार कंपेयर करके देखें तो वो समझ में आएगा। ऑफ कोर्स लक का कुछ रोल हो सकता है कभी कभार, तो बट जो भी आपने समझा कि अच्छा ये कमियां थी, आप उन पर काम करिए और एक बिलीफ रखना है। बिकॉज आप अपने अराउंड देखिए तो ऑलमोस्ट आई थिंक 90% लोग ऐसे ही हैं जो फेलियर्स के थ्रू ही आगे बढ़े हैं। बहुत कम होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जिनका क्लियर हो जाता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि शर्म आने वाली बात है, इससे सीखने का है और इससे और फर्दर इम्प्रूव करने का है और गिव अप नहीं करना है। हाँ, एक वो हो सकता है कि आप एक प्लान बी के बारे में सोचें कि एक कुछ अटेम्प्ट्स हो जाने के बाद कि आप एक प्लान बी सोच लें, बिकॉज अनसर्टेनिटी इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एग्जाम। आपका क्या कोई प्लान भी था? अभी तक मैंने नहीं, वैसे मैंने एक बार CSIR नेट मैंने पहले दिया था 2019 में, जो कि 2021 तक वैलिड था। तो मैंने सोचा कि एक PhD, बिकॉज मैं PhD ही कर रही थी पहले, तो मैंने सोचा कि वो एक रख सकते हैं। तो मैंने फिर से 2023 में CSIR नेट एक बार फिर से दे दिया था, तो उसकी वैलिडिटी है अभी। तो वो एक तरीके से एक सॉर्ट ऑफ ऑप्शन भी था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक मैंने नहीं सोचा था। इस बार के बाद लेकिन डेफिनेटली सोचना पड़ता मुझे अगर कि कोई और ऑप्शन बिल्कुल रखना है। बिल्कुल जी। चलिए, तो थैंक यू सो मच कनिका, आपने हमसे बात की और जो असफलता की सीढ़ियों से आपने सफलता हासिल की है। ऐसे कई एस्पिरेंट्स हैं जो लगातार असफल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सफलता की सीढ़ी ज़्यादा दूर नहीं है बल्कि कुछ ही ऊंचाई पर है। तो मेहनत करते रहिए, खुद के अंदर की कमियों को पहचानिए। जैसा कि कनिका ने भी बताया कि लक पर तो सब कुछ छोड़ा नहीं जा सकता है, खुद के अंदर की कमियों को तलाशिए, उस पर काम करें, मेहनत करें और फिर दोबारा ट्राई करें, तब जाकर आपको सफलता हासिल होगी। और सफलता कहना जितना आसान है, सफल होना उतना ही मुश्किल है, लेकिन मुश्किल चीज़ों को जितनी आसानी से हम कर सकें वो उतनी अच्छी बात है। अब फिलहाल इस इंटरव्यू में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अब प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी सहयोगी गौतम के साथ। प्रभातखबर.com